हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। तो जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसी से रिलेटेड ये जो एक टॉपिक है या आप इसे चैप्टर कह लो, क्योंकि अगर मैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये एक तरह का टॉपिक ही है। अदरवाइज़ हमने ट्वेल्थ में इसका प्रॉपर चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आज हम जो है कैश फ्लो से रिलेटेड जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कैश फ्लो का मतलब आप सभी को पता होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये शो करता है कि कितना इनफ्लो हुआ, मतलब कितना पैसा आया, एंड कितना आउटफ्लो हुआ, यानी कितना हमने पेमेंट किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई साहब। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम ये देख सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है यहाँ 1 साल का हो सकता है, ठीक है। और पहले तो कलर ठीक देते हैं। तो 1 साल का हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, और वो भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अगर आपसे पीरियड ऑफ टाइम बोले तो ओबियसली 1 साल का ही होता है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर को या हम इसे कह लें पीरियोडिक ईयर के रिगार्डिंग ही काम करता है, ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग है। ये ऑब्जेक्टिव हैं जो आप देखते हो इसमें, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कैश फ्लो बनाते समय हमारा क्या उद्देश्य, क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले असर्टेन सोर्सेस रिसीव्ड ऑफ ऑल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बना रहे हैं तो हमें ये असर्ट करना है कि कहाँ से पैसा आएगा, दूसरा कहाँ हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। और यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का नॉर्मली मतलब था कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसका एक स्टेटमेंट तैयार करना है ना। तो ऑब्जेक्टिव में भी यही चेक करना है कि कितना रिसीट हुआ फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद ये करना कि कहाँ कहाँ हमें पेमेंट करनी है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो। तो ये दो चीज़ ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियर है, और ये मैं कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि ये आपको आता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं उन टॉपिक्स पे आना ज़्यादा पसंद करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है, एक बार आप इस इम्पोर्टेंस को भी पढ़ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या फ़र्क है। कह रहा है द ओनली डिफरेंस इज दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर अ पास्ट पीरियड वेयर द कैश बजट इज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर पीरियड। ये आप हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू में आपसे अगर पूछे तो जो है आप इसको आराम से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजली पोर्ट्रे हाउ कैश वाज रिसीव एंड स्पेंड, जबकि कैश बजट ये कहता है कि प्रिपेयर शोइंग हाउ मच कैश इज लाइकली टू बी रिसीव। लाइकली टू बी रिसीव, कितना रिसीव होगा, हुआ नहीं है बट होगा, इसलिए ये फ्यूचर पीरियड है, ठीक है ना, फ्यूचर पीरियड है। और जैसा कि ये कहा कि ये पास्ट पीरियड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बनाया जाता है कि जो चीज़ें हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको सारी बैलेंस शीट दी होती है और उसी से रिलेटेड हमें सारे एलिमेंट्स को शो करने पड़ते हैं। इसका मतलब है डेटा आपको जो दिया गया है वो पास्ट का डेटा है, और उसी के रिगार्डिंग हमें जो है स्टेटमेंट तैयार करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। देखो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि इनमें से कौन सा जो है
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। आपको तो ये पता होगा कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी कि कैश हो या कैश की जगह पे हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है, आपका कैश तो आता ही आता है, प्लस बैंक भी आता ही आता है। ठीक है, और एक और चीज़ जो आता है वो है मार्केटेबल सिक्योरिटी, और यही ऑप्शंस में होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी आप कह लो, ठीक है, और इसे हम डिमांड डिपॉजिट, जो कि एमसीक्यू में था वो डीडी था, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करना है। ठीक है, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या टॉपिक्स, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप सब चीज़ पढ़ लोगे लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फोकस मोस्टली करना पड़ेगा। तो आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताइए ये कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो कहने का मतलब ये है, इनफ्लो का मतलब है कि जब आपके पास कैश आया। ठीक है, अभी जो कैश आया, आप ये देख लीजिए सिचुएशन, चाहे मैं अगर कैश में सेल करूँगा तो पैसा मेरे पास आएगा, या मुझे किसी से फ़ी रिसीव हुई है, ठीक है ना, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, इससे भी पैसा आया। तो कहने का मतलब है पैसा आया तो इनफ्लो और पैसा गया तो आउटफ्लो। तो इस चीज़ को ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि ये जो है ये नॉन फाइनेंशियल है, ये आपका क्या है, नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, हाँ, और ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल वाला है। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है कैश इनफ्लो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड अगर अगर आपसे पूछे इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन कैश। जैसे कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है जो शेयर्स वगैरह इशू करती है और उसका डीलिंग ही शेयर्स से रिलेटेड ही है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी डिविडेंड वगैरह या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता है, रिसीव वर्ड हो गया ना, तो आप समझ लेना कि ये आपका क्या है, इनफ्लो हो गया। ठीक है, और कह रहा है प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन इन एडवांस रिपेड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपको जो है लोन वगैरह पे किया है तो उससे भी पैसा आपके पास आया है, तो ये फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए। आपको पता है ना फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, आप एक बार बता दीजिए फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनी जो शेयर्स वगैरह में डील करे, नंबर वन। क्या बैंकिंग को हम फाइनेंशियल बोल सकते हैं? जो बैंकिंग है आपका, बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड तो चलो चला गया, ये आपका डिविडेंड से रिलेटेड काम तो शेयर से रिलेटेड है। बाकी जो इंटरेस्ट है, यानी कहने का मतलब ये है वो कंपनी जो लोन वगैरह भी देती हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और इसी का उल्टा यहाँ पर है इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। तो याद रखना, यहाँ से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इन्वेस्टिंग, अगर मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट में बताऊं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, तो समझ लेना जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट। अब आप 12th वाले बच्चे हो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिक्स एसेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डील की जाती है वो फिक्स एसेट की सेल एंड परचेज से की जाती है। ठीक है, अगर फिक्स एसेट का सेल परचेज है तो ऑब्वियसली वो कहाँ कौन सी एक्टिविटी में शामिल होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान देना है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कौन कौन से एलिमेंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉर्मली जो है फिक्स एसेट के सेल परचेज को शो किया जाता है। ठीक है, चलिए तो जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि देखो यहाँ पर लिखा है फिक्स एसेट अगर सेल हो रही है तो इनफ्लो यानी पैसा आया,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट होता है, तो ऑब्वियसली इसका भी पैसा आएगा, तो आपका जो है इनफ्लो होगा। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर एंड डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स। अब आप कहोगे कि सर ये तो डिवेंचर और शेयर जो है ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसका यहाँ पर क्या काम। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो फाइनेंशियल कंपनी जो शेयर्स और डिवेंचर में डील करती, तो उनका जो फिक्स एसेट के रिगार्डिंग जो अर्निंग होगी वो यही होगी, क्योंकि हम इनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो नॉन फाइनेंस और एक फाइनेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है वो इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, लेकिन आप मोस्टली जो पढ़ते हो वो नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। बट आपके पास अगर टी एस ग्रेवाल की बुक है तो आप यकीन मानिए उसमें ऑलरेडी मेंशन हो रखा है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये इससे पैसा जाता है क्योंकि आउटफ्लो का केस है, इसका मतलब है जब आप खरीदोगे तो कैश गया। ठीक है, और आपके पास फिक्स एसेट आएगी, तो हमें कैश से मतलब है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। आप नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको अगर पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा इनफ्लो है देन कौन सा आउटफ्लो है, तो ये आप एक बार ज़रूर पॉइंट्स को पढ़िए। इनफ्लो में आप देख रहे हैं पैसा आएगा, अगर मैं शेयर को इशू करूँगा तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, अगर मैं डिवेंचर इशू करूँगा तो पैसा आएगा, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो भी पैसा आएगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, और अगर ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने शॉर्ट टर्म पेमेंट के लिए जो है बैंक से एज अ कुछ टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है। ठीक है, और ये है कैश आउटफ्लो, तो आप देखें सबके आगे पेमेंट वर्ड लिखा हुआ है, पेमेंट वर्ड लिखा हुआ है, पेमेंट वर्ड लिखा है। ठीक है, और जैसे कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इसका रिलेशन बोरोइंग से होता है, यानी कि कंपनी जो भी बोरो कर रही है और उस पर जो भी पे करेगी वो सभी आपने देखना है। तो बोरो जब किया उन्होंने, चाहे वो शेयर्स हो या डिवेंचर हो, तो वो इनफ्लो हो गया। ठीक है, और इसकी जब पेमेंट करेंगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि ये जो आउटफ्लो वाला केस है इसमें हम पेमेंट करते हैं सामने वाले को, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी आपने जो है बना रखा है, लेकिन अब क्या यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये निकालने के लिए पूछेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको कैसे निकाला जाता है ये मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये रहा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको निकालने के लिए सिंपल सा आपने ध्यान रखना है, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जब भी आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आपके पास दो ईयर दिया होता है, एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है आपका करंट ईयर। तो रूल कहता है कि आप करंट ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस करनी है, और जो भी वैल्यू आए चाहे वो पॉजिटिव में आए, और अगर नेगेटिव में आएगी तो आप ब्रैकेट लगा लो। जैसे एक एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये 2025 है और ये 2026 है, अगर 25 में नेट प्रॉफिट 1 लाख था और 26 में ये 1.5 लाख हो गया, तो कितना चेंज आया आप कहोगे सर 50,000 बढ़ा है, और पॉजिटिव में भी वैल्यू है कैसे 1,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका जो 50,000 है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन में देखना जनरल रिजर्व क्या है, तो जनरल रिजर्व का भी जब आप करोगे तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। प्रपोज डिविडेंड का सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर लेना है, पहले तो आप करंट ईयर लेते थे लेकिन हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर लेना है, तो जो भी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर हो उसे ले लेना। इंट्रीम डिविडेंड जो है इसका कोई ईयर नहीं दिया होगा, ये एडजस्टमेंट में मेंशन होगा, तो अगर ये दिया है तो लेना, नहीं दिया हो तो नहीं लेना। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड अगर क्वेश्चन में हो तो लेना, अदरवाइज मत लेना। अब बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर।
तो याद रखना सिर्फ हमें यहाँ पे करंट ईयर का लेना है, लेकिन जिन बच्चों ने 12th में कैश फ्लो किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अकाउंट भी बनाया है। तो क्या मुझे अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसमें कहीं पे से भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, तो इसलिए ध्यान में रखना है, ठीक है। तो याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स आपने करंट ईयर का लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दिए होंगे, करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी, लेकिन हमें जो है यहाँ पर करंट ईयर का लेना है। और अगर क्वेश्चन में टैक्स रिफंड है तो उसे माइनस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो मत करिए, क्या दिक्कत है। तो इसमें से जब आप ये सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट निकल कर आया है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा। और यही आपका अगर अमाउंट एमसीक्यू के किसी भी पॉइंट में मेंशन होगा, देन आपने उसे टिक करके अपने मार्क्स परफेक्ट कर लेने, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट्स में यही एक जो है पूछ सकता है, और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है कि हम्म, ठीक है ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये तो हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी एलिमेंट पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं। ये है, देख लीजिए, फॉर्मेट आपने ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये वो पॉइंट्स हैं जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट लगा है ना जिनके आगे, ये जिनके आगे ब्रैकेट लगा है, एक्चुअली में ये सब माइनस होंगे, ठीक है। ये सब माइनस होंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, हमें माइनस करना है। देखिए यहाँ पे जितनी भी पेमेंट है ये सब आपने माइनस करना है, ठीक है। और जिनके आगे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव वाला अमाउंट है, और उस उन्हीं पॉजिटिव में से